नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे और एक नए YouTube वीडियो में। आज के वीडियो का टॉपिक होने वाला है आरएनए स्ट्रक्चर एंड इट्स टाइप। तो ये वीडियो लेक्चर सीरीज में होने वाला है क्योंकि एक ही वीडियो में ऑल द टाइप्स ऑफ आरएनए कांट बी डिस्कस बिकॉज हर एक आरएनए टाइप को डिटेल्स में पढ़ना पड़ेगा, डिस्कस करना पड़ेगा। तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नेक्स्ट वीडियो का लिंक मैं अटैच कर दूंगा, आप देख सकते हो। या नेक्स्ट वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो का मैं लिंक अटैच कर दूंगा। तो स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज आरएनए? सो बेसिकली आरएनए एक प्रकार का न्यूक्लिक एसिड है। मैं आपको हाईलाइट करके दिखाता हूँ। नाउ जिस प्रकार से आपका डीएनए होता है उसी प्रकार से आरएनए भी एक प्रकार का न्यूक्लिक एसिड है, बट ये न्यूक्लिक एसिड आपके यूकेरियोटिक ऑर्गेनिज्म में दिखने को नहीं मिलता। यूकेरियोटिक ऑर्गेनिज्म में न्यूक्लियस के अंदर में डीएनए जेनेटिक मटेरियल के हिसाब में पाया जाता है, या या बैक्टीरिया में साइटोप्लाज्मा में फ्रीली डीएनए सर्कुलर डीएनए के फॉर्म में पाया जाता है। बट इन सम वायरसेस दिस आरएनए कैन एक्ट एज ए जेनेटिक मटेरियल। जैसे कि आपका टीएमबी वायरस होता है, तो टीएमबी वायरस में आप आरएनए को जेनेटिक मटेरियल में आप देख सकते हो। एंड ये मैक्रोमोलिक्यूल है, मतलब कि ये छोटे-छोटे सब यूनिट से बनकर एक लार्जर मॉलिक्यूल बनता है, इसी के लिए हम इसे कहते हैं मैक्रोमोलिक्यूल। आप पूछोगे अभी छोटा-छोटा यूनिट क्या है? तो यहाँ पर हम कहते हैं न्यूक्लियोटाइड। तो यहाँ पर न्यूक्लियोटाइड, जैसे कि डीएनए में हमने न्यूक्लियोटाइड देखा था, जहाँ पर आप देख सकते हो फॉस्फेट, और ये हो गया आपका शुगर मॉलिक्यूल, और ये हो गया आपका नाइट्रोजनियस बेस। ये तीनों को मिलाकर जो स्ट्रक्चर बनता है उसे हम कहते हैं न्यूक्लियोटाइड। सो ये एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड के साथ कनेक्ट होता है विद द हेल्प ऑफ फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। ये जो बॉन्ड आप देख रहे हो, ये वाला बॉन्ड, तो इसे हम कहते हैं फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। नाउ विद द हेल्प ऑफ दिस फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड मल्टीपल न्यूक्लियोटाइड अटैच टू फॉर्म है आरएनए। बट अगर हम कंपेयर करें डीएनए के साथ, आरएनए का जो लेंथ होता है इज कंपेरेटिवली वेरी लेस। एंड जिस प्रकार से डीएनए का दो एंड होता है, दो स्ट्रैंड होते हैं, और हर स्ट्रैंड में एक एंड होता है 3' एंड, और उसके ऑपोजिट में होता है 5' एंड। उसी प्रकार से आरएनए में भी आप देख पाओगे कि एक साइड में 5' एंड होगा और दूसरे साइड में आपका 3' एंड 3 दिखने को मिलता है। नाउ आप अगर आरएनए और डीएनए के स्ट्रक्चर को देखोगे तो क्लियर आपको मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंस भी दिखने को मिलेगा, दिखने में भी डिफरेंट है। जैसे कि देख लीजिए, डीएनए में आपको 2 स्ट्रैंड दिखने को मिलेगा, बट आरएनए में सिर्फ सिंगल स्ट्रैंड है, ठीक है? और आरएनए में आप देख सकते हो जो प्यूरिन्स एंड पायरामिडिन माना मतलब कि नाइट्रोजनियस बेसेस पाए जाते हैं। प्यूरिन्स आपको तो ठीक ही दिखने को मिले, एडेनिन और ग्वानिन, ये दोनों प्यूरिन्स है। तो आरएनए में एडेनिन ग्वानिन पाया जाता है। इवन आपको एडेनिन एंड ग्वानिन डीएनए में भी दिखने को मिलेगा। बट पायरिमिडिन में सिर्फ साइटोसिन आपको आरएनए और डीएनए में दिखने को मिलेगा। थाइमिन आरएनए में नहीं पाया जाता, यूरासिल पाया जाता है, और डीएनए में थाइमिन पाया जाता है। मतलब कि थाइमिन के प्लेस में आपको आरएनए में यूरासिल दिखने को मिलेगा, आरएनए में थाइमिन नहीं मिलता। ओके, और यहाँ पे आप देख सकते हो ये सिंगल स्ट्रैंडेड है और ये डबल स्ट्रैंडेड है। अब हम देखते हैं आरएनए और डीएनए के बीच में मेन क्या डिफरेंस है, ठीक है? पहला डिफरेंस है single stranded mainly except when self complementary sequence are there, double stranded except for certain viral DNA which are single stranded। तो बेसिकली ये आपके सिंगल स्ट्रैंडेड फॉर्म में पाया जाता है, और ये आरएनए में इतना सीक्वेंस रिपीटेड सीक्वेंस आपको दिखने को मिलेगा, जिसके वजह से यहाँ पे सेल्फ कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस आपको दिखने मिलेगा, जिसमें क्या होता है आरएनए के बीच में ही हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म होकर ये आपको हेयर पिन, ये एक हेयर पिन की तरह स्ट्रक्चर है, ये हेयर पिन स्ट्रक्चर आपको दिखने को मिलता है। बट इन केस ऑफ डीएनए ये डबल स्ट्रैंडेड होता है। बट
इन सम डीएनए डीएनए कुछ डीएनए सिंगल स्ट्रैंडेड भी हमको दिखने को मिलते हैं, बट ओनली इन सम केसेस ऑफ वायरसेस। ओके, इन केस ऑफ आरएनए, आरएनए में जो शुगर पाया जाता है वो राइबोस शुगर पाया जाता है, डीएनए में जो शुगर पाया जाता है वो डीऑक्सीराइबोस होता है। नाउ व्हाट इज द मेन डिफरेंस? बिकॉज आप देखो शुगर मॉलिक्यूल जो डीएनए या आरएनए में पाया जाता है वो होता है राइबोस शुगर, ठीक है, और दिखने में होता है इस प्रकार से, ठीक है। नाउ ये है पहला कार्बन, ये है दूसरा कार्बन, ये है तीसरा कार्बन, ये है चौथा, और ये है चौथा कार्बन, ये है पांचवा कार्बन, ठीक है। तो आप देखोगे कि राइबोस शुगर डीएनए में जो मिलता है वो भी ऐसा ही होता है, आरएनए में जो मिलता है वो भी ऐसा ही होता है। जो मेन डिफरेंस होता है, आरएनए में जो सेकेंड नंबर कार्बन है यहाँ पर आपको ओएच ग्रुप एक एक्स्ट्रा दिखने को मिलेगा, बट इन केस ऑफ डीएनए, डीएनए में जो शुगर मॉलिक्यूल होगा उसके सेकेंड कार्बन में ये ओएच ग्रुप नहीं मिलता, इसी के लिए हम इसे कहते हैं डीऑक्सी राइबोस शुगर, ठीक है। मेन डिफरेंस यही है। Pyrimidine contain different थायमिन इज नेवर फाउंड। तो मैंने बोल ही दिया कि थायमिन पाया नहीं जाता आरएनए में, और डीएनए में यूरासिल पाया नहीं जाता। और एक मैं बात बता देता हूँ कि सिंस आपका, मैं ये क्लियर कर देता हूँ। ओके, नाउ थिंग इज दैट डीएनए का स्ट्रक्चर आप अगर देखोगे, डीएनए में हम जब वाटसन एंड क्रिक डबल हेलिक्स मॉडल पढ़ रहे थे तब हमने देखा था कि यहाँ पर 4 जेफ रूल डीएनए फॉलो करता है, मतलब कि जितने आपका प्यूरिन्स है उतना ही आपका पायरेमिडिन्स हमको दिखने को मिलेगा डीएनए में। ये क्यों पॉसिबल था? क्योंकि ये दो स्ट्रैंड, ये पहला स्ट्रैंड और ये दूसरा स्ट्रैंड, ये दोनों ही कॉम्प्लीमेंट्री होता है। तो इसी के लिए अगर यहाँ पर आपका प्यूरिन है, जैसे कि पकड़ लीजिए एडिनिन है, तो एडिनिन हमेशा पायरिमिडिन के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करता है, जैसे कि थाइमिन। तो प्यूरिन जितना होगा उतना ही पायरिमिडिन होगा। ये डीएनए का रूल था, इसे हम चार्जेफ रूल कहते हैं। बट इन केस ऑफ आरएनए आप देखोगे तो किसी प्रकार का कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड नहीं है। तो यहाँ में जितने प्यूरिन्स होंगे उतने ही पायरामिडिन्स होंगे, ये कंपलसरी नहीं है। सो इन केस ऑफ आरएनए इट डजंट फॉलो चार्जेफ रूल, ये चीज याद रखिए दोस्तों। RNA can be easily destroyed by alkalines to cyclic diester and mononucleotide. डीएनए रेजिस्ट अल्काली। दोस्तों याद रखिए, मैंने बोला था कि डीएनए डबल स्ट्रैंडेड होता है एंड द सुगर दैट इज प्रेजेंट इन ए डीएनए इज डीऑक्सीराइबोस शुगर, और ये डीऑक्सीराइबोस शुगर के वजह से ही ये डीएनए रेजिस्टेंट होता है एल्केली एक्शन के लिए। दैट इज व्हाई डीएनए इज मोर स्टेबल, और आरएनए में सिंस ओएच ग्रुप शुगर में पाया जाता है वो ज्यादा रिएक्टिव होता है, ठीक है। आरएनए इज रिलेटिवली लायबल मोलिक्यूल अंडरगो इजी स्पॉन्टेनियस डिग्रेडेशन। जैसे कि फिर से मैंने बोला कि आरएनए एक लेबाइल मोलिक्यूल होता है, सॉरी लायबल नहीं, लेबाइल मोलिक्यूल होता है, जो कि इजीली डिग्रेड हो जाता है। बट डीएनए जो होता है डबल स्ट्रैंडेड होने की वजह से वो बहुत स्लो, अगर डिग्रेड भी होता है तो वो बहुत स्लो डिग्रेडेशन होता है। और इसी की वजह से डीएनए को जितने लिविंग ऑर्गेनिज्म है एक्सेप्ट सम वायरसेस, जितने लिविंग ऑर्गेनिज्म है, मेजोरिटी ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म है, अपना जो जेनेटिक मटेरियल वो यूज करते हैं वो डीएनए को यूज करते हैं, बिकॉज डीएनए ज्यादा प्रोमिसिंग होता है। डीएनए इंश्योर करता है कि द जेनेटिक इंफॉर्मेशन विल ट्रेवल टू द नेक्स्ट जनरेशन, बट आरएनए में वैसा नहीं होता। आरएनए में आपका रिएक्टिविटी ज्यादा होता है, डिग्रेडेशन ज्यादा होता है, उसी की वजह से आरएनए को एज एन जेनेटिक मटेरियल एक्सेप्ट नहीं किया गया है बहुत सारे ऑर्गेनिज्म के द्वारा। ओके, और आरएनए आपको साइटोप्लाज्मा में देखने को मिलेगा, और आरएनए आपके न्यूक्लियस के अंदर में बनता है और वो साइटोप्लाज्मा में अल्टीमेटली मूव कर जाता है। बट इन केस ऑफ डीएनए, डीएनए आपके फिक्स आपके सेल ऑर्गेनेल्स के अंदर में पाया जाएगा, आइदर ये न्यूक्लियस के अंदर पाया जाएगा या आपके जैसे कि क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट डीएनए हम कहते हैं, या माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए हम कहते हैं, तो माइटोकॉन्ड्रिया या क्लोरोप्लास्ट के अंदर में हमको दिखने को मिलेगा, ठीक है। यही बात याद रखिए। उसके बाद द बेस कंटेन, मतलब कि आरएनए का, जैसे मैंने बोला था कि आरएनए का जो स्ट्रक्चर होता है या जो लेंथ होता है वो डीएनए के कंपैरिजन में बहुत ही छोटा होता है। जैसे कि 100 से 5000 बेस तक
लंबा आरएनए हो सकता है, बट इन केस ऑफ डीएनए ये मिलियन ऑफ बेसेस हो सकते हैं, बहुत लंबे हो सकते हैं, ठीक है? द नेक्स्ट डिफरेंस इज टाइप्स ऑफ आरएनए। अगर हम देखें आरएनए के बहुत सारे फॉर्म्स हो सकते हैं, फॉर्म्स दिखने को मिलते हैं, जैसे कि एमआरएनए, राइबोसोमल आरएनए, टीआरएनए, स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए। सो इस प्रकार के बहुत सारे रेगुलेटिंग आरएनए भी हमको दिखने मिलेंगे, एमआईआरएनए, एचएन आरएनए, एसआईआरएनए। तो ये सब है टाइप्स ऑफ आरएनए। बट इन केस ऑफ डीएनए को हम देखेंगे तो डीएनए एक्चुअली एक ही फॉर्म में पाया जाता है, एक ही फॉर्म में पाया जाता है, जो कि आपका जेनेटिक इंफॉर्मेशन स्टोर करना और ट्रांसफर करने का काम करता है, एक ही फॉर्म। मतलब कि डीएनए का मेन काम क्या है? डीएनए का काम है जेनेटिक इंफॉर्मेशन को स्टोर करना और ट्रांसफर करना टू द नेक्स्ट जनरेशन। बट आरएनए का जो फॉर्म्स है, मैसेंजर आरएनए का काम क्या है? मैसेज को ट्रांसफर करा। राइबोसोमल आरएनए का काम क्या है? वो जो मैसेंजर आरएनए के मैसेज है उसे आपको प्रोटीन में कन्वर्ट करना। ट्रांसफर आरएनए का ट्रांसलेशन प्रोसेस में अमीनो एसिड को ट्रांसफर करने का काम होता है। उसी प्रकार से डिफरेंट टाइप ऑफ आरएनए के डिफरेंट डिफरेंट काम हो सकते हैं, बट डीएनए का एक ही काम है, स्टोर एंड ट्रांसफर। ओके, नो वेरिएबल फिजियोलॉजिकल फॉर्म। जैसे कि मैंने बोला कि आरएनए का फिजियोलॉजिकल फॉर्म वैसा डिफरेंट नहीं होता है, बट इन केस ऑफ डीएनए हम देख सकते हो, डीएनए ए डीएनए हो सकता है, ई डीएनए हो सकता है, जेड डीएनए होता है, डिफरेंट डिफरेंट फिजियोलॉजी में। अगर वाटर कंडीशन कम हुआ तो ए फॉर्म आ जाएगा। अगर आपके डीएनए में आपका प्यूरिन एंड पायरामिडिन अल्टरनेट फॉर्म में रहा तो जेड फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है? तो डिफरेंट फिजियोलॉजी में डिफरेंट फॉर्म हम देख सकते हैं, बट इन केस ऑफ आरएनए उस प्रकार का चीज हम नहीं देख पाते कि अलग फिजियोलॉजी में अलग प्रकार का आरएनए हो जाएगा, अलग प्रकार का टीआरएनए हो जाएगा, वैसा हम नहीं देखते। आरएनए इज सिंथेसाइज्ड फ्रॉम डीएनए, इट कैन नॉट फॉर्म डीएनए, बट एक कंडीशन है कि आरएनए से डीएनए नहीं बन सकता, बट डीएनए से आरएनए बनता है। ओके, बट देयर आर सम केसेस इन केस ऑफ वायरस जहां पर जो आरएनए होता है वो विद द हेल्प ऑफ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम वो डीएनए भी बना सकता है, ठीक है? और डीएनए भी बना सकता है। ये एक एक्सेप्शनल केस है, बट ये जनरली हम अपने सेल में देख नहीं पाते। बट वायरस अगर इन्फेक्ट किया तो वायरस ये काम कर सकते हैं। डीएनए कैन फॉर्म डीएनए, डीएनए अपने आप को बना सकता है, एंड ऑल्सो इट कैन फॉर्म आरएनए थ्रू ट्रांसक्रिप्शन। ओके, मेनी कॉपी ऑफ आरएनए आर प्रेजेंट पर सेल, सिंगल कॉपी ऑफ डीएनए इज प्रेजेंट। अब आरएनए अगर देखने जाओ तो एक एक तरह का आरएनए का मल्टीपल कॉपी आपको एक सेल के अंदर में देखने को मिलेगा, ठीक है? बट इन केस ऑफ डीएनए, डीएनए का सिंगल कॉपी ही पाया जाता है एक न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है? ये है एक डिफरेंस, ठीक है? तो ये था आपका डिफरेंस बिटवीन आरएनए एंड डीएनए। अभी हम देखेंगे कितने प्रकार के आरएनए हो सकते हैं, ठीक है? आरएनए बेसिकली, आरएनए अगर हम क्लासिफाई करें तो 2 प्रकार के, एक होते हैं द आरएनए व्हिच आर मेंट फॉर कोडिंग, एंड देयर आर सम आरएनए व्हिच आर नॉट मेंट फॉर कोडिंग, नॉन कोडिंग आरएनए, ओके? उसका कुछ और काम होता है। कुछ आरएनए ऐसे होते हैं जिसमें इंफॉर्मेशन कोड होके इंफॉर्मेशन वहां में एम्बेडेड होते हैं, उसे हम कहते हैं कोडिंग आरएनए। और कुछ आरएनए होते हैं जिसका काम इंफॉर्मेशन को कैरी करना नहीं होता, वो कुछ और काम में यूज़ होते हैं, उसे हम नॉन कोडिंग आरएनए कहते हैं, ठीक है? तो बेसिकली आरएनए वैसे तो हमने अभी तक जो पढ़ा है क्लास 12 तक या हाई सेकेंडरी सेकंड ईयर तक, वहाँ में हमने मैसेंजर आरएनए आरएनए, ट्रांसफर आरएनए और राइबोसोमल आरएनए पढ़ा है। बट इन दिस वीडियो, इन दिस सीरीज ऑफ वीडियो वी डिस्कस अबाउट ऑल द डिफरेंट टाइप ऑफ आरएनए, जैसे कि स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए, जैसे कि मैंने देखा स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए, माइक्रो आरएनए, siRNA, hnRNA, सब हम टाइप्स को डिटेल्स में पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम मैसेंजर आरएनए या एचएनआरएनए के बारे में पढ़ेंगे। नाउ दिस मैसेंजर आरएनए, अगर हम आरएनए के कंटेंट एक सेल में 100% कंसीडर करें, तो 100% में से 5% आरएनए आपका मैसेंजर आरएनए हमको दिखने को मिलता है। ओके, और जब भी मैसेंजर आरएनए बनता है, दोस्तों मैं बता दूं, एक सेल में न्यूक्लियस पकड़ लीजिए, न्यूक्लियस के अंदर में होता है डीएनए।
सो डीएनए में से जो एमआरएनए बनेगा, वो पहला जो फॉर्म में पाया जाएगा वो होता है हेट्रोन्यूक्लियर आरएनए। ओके। और ये बाद में प्रोसेस होके प्योर एमआरएनए में फॉर्म होता है, ठीक है? ये प्योर एमआरएनए में बाद में फॉर्म होगा जब वो साइटोप्लाज्म में आ जाएगा, ठीक है? उसे हम कहते हैं एमआरएनए प्रोसेसिंग, ठीक है? All member of a class function as messenger carrying the information in a gene to the protein synthesis machinery, ठीक है? तो ये एमआरएनए का काम क्या होता है? ये आपका इंफॉर्मेशन को कैरी करता है। आप देख सकते हो, ये डीएनए है, डीएनए से एमआरएनए बना और ये एमआरएनए से अल्टीमेटली प्रोटीन बना। तो प्रोटीन है इज़ अ रिजल्ट ऑफ इंफॉर्मेशन। ओके, रिजल्ट है इंफॉर्मेशन का। अगर आप देखने जाओ स्ट्रक्चर ऑफ एमआरएनए में, तो एमआरएनए में मैंने जो जो बोला कि आरएनए में भी आपको 5 प्राइम एंड और 3 प्राइम एंड दिखने को मिलेगा। तो जो एमआरएनए का 5 प्राइम एंड होता है, ये 5 प्राइम एंड में एक मॉडिफिकेशन होता है। उसे हम कहते हैं 7 एमजी कैप। क्या कहते हैं हम? 7 एमजी कैप। एक्चुअली 7 एमजी कैप क्या होता है? 7 मिथाइल गुआनोसाइन ट्राइफॉस्फेट कैप। ओके। तो ये 5 प्राइम एंड में जो लास्ट में न्यूक्लियोटाइड रहता है, उसे उस न्यूक्लियोटाइड में मॉडिफिकेशन होकर आप देख सकते हो एक ग्वानिन लगता है जहां पर मिथाइलेशन हो चुका है, ठीक है? 7 मिथाइल गुआनिसाइन। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर आपका मिथाइल ग्रुप ऐड हो चुका है, ठीक है? और 7 पोजीशन में हो चुका है। 5 प्राइम टर्मिनल में हुआ, ये देखिए ये है 5 प्राइम टर्मिनल। यहाँ पर आपको एक गुआनिन अटैच हुआ है जहाँ पर आपको मिथाइलेशन हुआ है, ठीक है? और ये 7th नंबर नाइट्रोजन में मिथाइलेशन हुआ है। और ये नाइट्रोजनियस बेस के साथ तो शुगर लगा ही होगा, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है। और शुगर फॉस्फेट के साथ ऐड होता है। और यहाँ पर दोस्तों एक चीज याद रखने वाली चीज है, यहाँ पर ट्राइफॉस्फेट आपको दिखने को मिलेगा, ठीक है? ठीक है? तो ये ट्राइफॉस्फेट आपको नेक्स्ट शुगर के साथ दिखने को मिलेगा और ये जो मॉडिफिकेशन है इसे हम कहते हैं 7 प्राइम मिथाइल गुआनिसाइन। तो बेसिकली ये जो केप होता है इसका काम क्या होता है? द केप इज इन्वॉल्व इन द रिकॉग्निशन ऑफ एमआरएनए बाय द ट्रांसलेशन मशीनरी। अगर ये केप ना रहे तो ये एमआरएनए से प्रोटीन नहीं बनेगा दोस्तों। तो बेसिकली जो ट्रांसलेशन प्रोसेस है, ट्रांसलेशन मतलब क्या? एमआरएनए से प्रोटीन होने के प्रोसेस को हम ट्रांसलेशन कहते हैं। ट्रांसलेशन होने के लिए जो ट्रांसलेशन मशीनरी या प्रोटीन्स इन्वॉल्व होते हैं, वो एमआरएनए को पहले रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा। तो ये रिकॉग्निशन करने के लिए ये 7 मिथाइल गुआनिसाइन का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्लस इसका क्या इंपॉर्टेंट है मैं बताता हूँ। इट स्टेबलाइज एमआरएनए बाय प्रोटेक्टिंग इट फ्रॉम 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी। अभी दोस्तों मैं बता देता हूँ कि सेल जो होता है, सेल के न्यूक्लियस के अंदर में किसी प्रकार का आपका न्यूक्लियस एंजाइम नहीं रहता, मतलब कि डीएनए को काटने वाला एंजाइम नहीं रहता। बट जब आप न्यूक्लियस के बाहर साइटोप्लाज्मा में आ जाओगे तो बहुत प्रकार के न्यूक्लियस एंजाइम दिखने को मिलते हैं, जो कि अगर फ्री आरएनए पाया जाए, तो आरएनए तो एक प्रकार का न्यूक्लियस है, जेनेटिक मटेरियल है, तो उसे काट कर बहुत स्मॉल फ्रेगमेंट में तोड़ देते हैं। तो इस चीज को प्रोटेक्ट करने के लिए, जेनेटिक इंफॉर्मेशन को प्रोटेक्ट करने के लिए ये एमआरएनए में मॉडिफिकेशन होता है, हो जाता है, सो दैट द न्यूक्लियस एंजाइम कैन रिकॉग्नाइज दिस एमआरएनए, ठीक है? और ये बाहर की तरफ से न्यूक्लियस एंजाइम अटैक कर सकता है, उसी के लिए इसे कहते हैं एक्सोन्यूक्लियस एंजाइम। तो ये 5 प्राइम 7 एमजी के एक प्रकार से एमआरएनए को स्टेबलाइज करता है बाय प्रोटेक्टिंग इट। ओके, नेक्स्ट। ओके, और डिटेल्स में हम देखते हैं। 5 प्राइम केप हमने देखा। अभी 5 प्राइम केप के ऑपोजिट जो एंड है उसे हम कहते हैं 3 प्राइम एंड। ओके, नाउ इन द 3 प्राइम एंड मोस्ट एमआरएनए हैव पॉलीमर ऑफ एडिनाइलेटेड रेसिड्यू, ठीक है? तो 3 प्राइम एंड में अगर आप देखोगे तो ये हमें पॉली ए टेल दिखने को मिलेगा, मतलब कि एडेनिन 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 ऐसे करके लॉन्ग स्ट्रेच होता है। ओके, बहुत बहुत लंबा आपको एडेनिन का स्ट्रेचिंग आपको देखने को मिलेगा। और ये क्यों होता है? और ये स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं? पॉली ए टेल।
तो बेसिकली ये क्या होता है, द टेल प्रिवेंट द अटैक बाय 3 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एंजाइम्स, जैसे कि 5 प्राइम एंड में एक्सोन्यूक्लियस एंजाइम का डर होता है कि एमआरएनए को काट देगा, उसी प्रकार से 3 प्राइम एंड में भी डर होता है कि एक्सोन्यूक्लियस आकर एमआरएनए को डिस्ट्रॉय कर देगा। तो चलो कोई बात नहीं, एक्सोन्यूक्लियस एंजाइम आते हैं, आने के बाद ये काटना शुरू करता है, तो वो कितना ही काट लेगा दोस्तों, क्योंकि जो एमआरएनए का 3 प्राइम एंड में जो एडेनिन का स्ट्रेचिंग होता है, इट में गो अप टू 250 न्यूक्लियोटाइड, तो वो एक्सोन्यूक्लियस काटते-काटते थक जाएगा, तब तक एमआरएनए से प्रोटीन बन ही जाएगा जब तक वो कोडिंग रीजन में पहुंचेगा। कोडिंग रीजन में पहुंच ही नहीं पाता है, तब तक वो पॉली ए टेल काटना खत्म ही नहीं होता। समझ में आ रहा है? तो पॉली ए टेल का मेन काम क्या है? इट आल्सो स्टेबलाइज द एमआरएनए बाय प्रोटेक्टिंग फ्रॉम द एक्सोन्यूक्लियस एंजाइम। ओके? Now on both 5 prime and 3 prime end there are non-coding sequence which are not transcribed. तो दोस्तों याद रखिए, प्रोटेक्शन तो आपको 5 प्राइम 7 एमजी कैप भी देता है, पोली ए टेल भी देता है, फिर भी एमआरएनए अपने कोडिंग रीजन को एकदम प्रोटेक्ट रखने के लिए, ये जो आप कोडिंग रीजन देख सक रहे हो, ये कोडिंग रीजन की जस्ट आगे की तरफ और पीछे की तरफ आपको नॉन कोडिंग सीक्वेंस दिखने को मिलेगा, ठीक है? और ये नॉन कोडिंग सीक्वेंस से आपको किसी प्रकार का प्रोटीन नहीं दिखने को मिलता है, यहाँ से प्रोटीन नहीं बनता, बेसिकली ये एमआरएनए को प्रोटेक्ट करने के लिए ही रखा गया है, ठीक है? The intervening region between non-coding sequence present between 5 prime to 3 prime end is called coding region. तो ये दोनों के बीच में जो जगह होता है, इसे हम कहते हैं कोडिंग रीजन, जहाँ से आपको प्रोटीन बनते हुए दिखता है। ओके? Now structure of mRNA. The mRNA molecule are formed with the help of DNA template. अगर हम देखें, ये आपका हो गया डीएनए, तो डीएनए का ये हो गया आपका 3 प्राइम एंड, ये हो गया आपका 5 प्राइम एंड, ठीक है? तो ये जो 3 प्राइम एंड टू 5 प्राइम एंड होगा, इसके अपोजिट में 5 प्राइम एंड, और ये होगा 3 प्राइम एंड, ठीक है? तो ये 3 प्राइम एंड टू 5 प्राइम एंड का जो डीएनए का स्ट्रैंड होता है, इसे हम कहते हैं टेम्पलेट स्ट्रैंड। क्या कहते हैं हम? टेम्पलेट स्ट्रैंड कहते हैं। Now this template strand will be used to produce RNA। जैसे कि मैंने बोला कि mRNA का जो सीक्वेंस होता है वो 5 प्राइम एंड होगा और ये जाके खत्म होगा 3 प्राइम एंड में, ठीक है? तो mRNA मॉलिक्यूल होता है, डीएनए टेम्पलेट से बनता है, और ये जो सीक्वेंस प्रोड्यूस करेगा आरएनए का, ये आरएनए का जो सीक्वेंस होगा वो कंप्लीटली कॉम्प्लीमेंट्री होगा ये टेम्पलेट स्ट्रैंड की तरह। अगर यहाँ पर एडेनिन है, तो इसके ऑपोजिट में क्या होगा? यूरासिल होगा दोस्तों, थायमिन नहीं होगा। याद रखिए, मैंने बोल दिया है कि आरएनए में थायमिन नहीं पाया जाता। अगर यहाँ में ग्वानिन आया तो यहाँ में साइटोसिन होगा। अगर यहाँ में थायमिन है तो यहाँ में क्या होगा? एडेनिन होगा, ठीक है? थायमिन के ऑपोजिट में एडेनिन होगा। तो ये जो सीक्वेंस आपको आरएनए में पाया जाता है, ये कंप्लीटली आपका इन द फॉर्म ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री नाइट्रोजनियस बेस दिखने को मिलेगा, ठीक है? ये थायमिन है तो पकड़ लीजिए, फिर से ये एडेनिन होगा। और ये जो सीक्वेंस है, ये एक्चुअली क्या है? इंफॉर्मेशन है, और ये इंफॉर्मेशन बाद में क्या में कन्वर्ट हो जाता है? प्रोटीन में। और प्रोटीन क्या होता है? अमाइनो एसिड। क्या होता है? अमाइनो एसिड। और दोस्तों याद रखिए, एक अमाइनो एसिड होता है इंफॉर्मेशन दैट इज प्रेजेंट इन द एमआरएनए। तो यहाँ पर जो इंफॉर्मेशन है, ये इंफॉर्मेशन होता है इन द फॉर्म ऑफ अ कोडॉन। क्या फॉर्म में होता है? कोडॉन के फॉर्म में। मतलब कि ये 3 नाइट्रोजीनियस बेस मिलकर एक इंफॉर्मेशन कैरी करते हैं कि ये पर्टिकुलर सीक्वेंस एक पर्टिकुलर अमीनो एसिड बनाना पड़ता है। उसी प्रकार से जितने 3 के ग्रुप में पाए जाएँगे, उतने ही इंफॉर्मेशन आपको प्रोटीन में दिखने को मिलेंगे, ठीक है? तो एक चीज़ पता चल गया कि डीएनए का टेम्पलेट स्ट्रैंड होता है, टेम्पलेट स्ट्रैंड के कोरस्पॉन्डिंग आपको एमआरएनए में सीक्वेंस दिखने को मिलेगा, और ये सीक्वेंस कोडॉन के फॉर्म में होते हैं, 3 के ग्रुप में होता है नाइट्रोजनियस बेस में, और ये नाइट्रोजनियस बेस के 3 के ग्रुप हम कोडॉन से हमको एमाइनो एसिड मिलते हैं, जो एमाइनो एसिड मिलकर प्रोटीन बनाते हैं। ओके। नाउ व्हाट इज़ हेटेरोन्यूक्लियर आरएनए? तो अगर हम देखें कि मेमेलियन न्यूक्लियाई से जो हमको पहला एमआरएनए मिलेगा, वो इन द फॉर्म ऑफ एचएनआरएनए में ही दिखने को मिलता है, और ये बाद में एचएनआरएनए आपका प्रोसेसिंग होकर एमआरएनए में कन्वर्ट होता है। तो बट एचएनआरएनए में
एचएनआरएनए दिखने में कैसा होता है, ओके। नाउ दिस इज ए स्ट्रक्चर ऑफ एचएनआरएनए, जहां पर आप देख सकते हो, ये पहला तो हम दिखा देता हूँ, ये है डीएनए जीनोम, ये डीएनए है। तो ये डीएनए से ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन माने इट इज अ प्रोसेस वेयर एमआरएनए और आरएनए इज प्रोड्यूस फ्रॉम डीएनए, इसे हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन, ओके। ये ट्रांसक्रिप्शन हुआ, तो ट्रांसक्रिप्शन में आपको जो आरएनए बनता है उसे हम कहते हैं प्राइमरी आरएनए ट्रांसक्रिप्ट या एचएनआरएनए, ठीक है। तो एचएनआरएनए में आप देखोगे 5 प्राइम एंड एक होगा और 3 प्राइम एंड होगा। और यहाँ पर 5 प्राइम एंड 3 प्राइम एंड के बीच में बहुत सारे ऐसे रीजन होंगे जहाँ पर आपका नॉन कोडिंग रीजन, जिसे हम कहते हैं इंट्रॉन, और कोडिंग रीजन जो कि आपको यहाँ में अलग कलर से दिख रहा है उसे हम कहते हैं एक्सॉन। तो ये जो रिपीटेटिव ऑल्टरनेटिव सीक्वेंस में आपको दिखने को मिलेंगे कि इंट्रॉन है, तब उसके बाद एक्सॉन है, इंट्रॉन है, एक्सॉन है। बेसिकली ये जो आरएनए होता है, इसे हम कहते हैं एचएनआरएनए, ठीक है? जहाँ पर आपको कोडिंग एंड नॉन कोडिंग रीजन दोनों ही अल्टरनेटिवली अ, एक ही साथ दिखने को मिलेगा, ठीक है? तो ये जो एचएनआरएनए, पहला तो इसका मॉडिफिकेशन होगा जहाँ पर 5 प्राइम एंड में 7 एमजी कैप लगेगा और 3 प्राइम एंड में पॉली ए टेल लगना पड़ता है। जब पॉली ए टेल और 5 प्राइम कैपिंग हो जाता है, तभी आपका जो ये नॉन कोडिंग रीजन जिसे इंट्रोन हम कहते हैं, उसका इंट्रोन का रिमूवल होता है थ्रू स्प्लाइसिंग प्रोसेस। दोस्तों याद रखिए, ये एक प्रोसेस बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है जो कि हम अपने फ्यूचर वीडियोस में डिस्कस करेंगे। तो ये स्प्लाइसिंग जो प्रोसेस है, उसके सहाय से ये जो हेटेरोन्यूक्लियर आयन है, वहाँ से इंट्रॉन रिमूव करा जाता है, जिसे हम नॉन कोडिंग रीजन कहते हैं, और जो बच जाता है वो कोडिंग रीजन बच जाता है, जो कि साइटोप्लाज्म में डीएनए जो हो गया, डीएनए से न्यूक्लियस में एचएनआरएनए बनता है, वो एचएनआरएनए न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म के बाहर में जाते वक्त ही ये सारा प्रोसेस हो जाता है, और जो साइटोप्लाज्म में आता है वो प्रोसेस एमआरएनए आता है। तो यही था आपका दोस्तों एमआरएनए, और नेक्स्ट वीडियो दोस्तों हम डिस्कस करने वाले हैं ट्रांसफर आरएनए में। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में थोड़ा टाइम लगेगा, डिस्क्रिप्शन में मैं नेक्स्ट वीडियो का लिंक डाल दूंगा। आप ये सीरीज को कंप्लीट कीजिए। तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है दोस्तों, आपके एमएससी लेवल, बीएससी लेवल, लाइफ साइंस के जितने कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, अगर आप चाहते हो कि आपको एकदम क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो आरएनए के बारे में, तो हमारी इस वीडियो लेक्चर को एकदम डिटेल से पढ़िए, नोट्स बनाइए, और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ये हमें मोटिवेट करता है, जब भी व्यूज़ ज़्यादा होते हैं तो हमें और वीडियो बनाने का मन करता है। और आपको अगर कुछ अच्छा लगा हो इस वीडियो में, तो आपका ओपिनियन शेयर कीजिए कमेंट बॉक्स में। कुछ टॉपिक आपको जानना है तो कमेंट में शेयर कीजिए, हम बनाने का कोशिश करेंगे। मिलते हैं और एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।